आपका सिद्धवायस में। सिद्धवायस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे थे छठी क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बुक के थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। मतलब जो हमारी अर्थ है उसकी जो भिन्न भिन्न गतियां है, उन गतियों की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले पॉइंट से यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन। देखिए जो हमारा अर्थ है उसकी दो मुख्य या प्रमुख गतियां हम देख सकते हैं, जिसमें पहली है रोटेशन तो दूसरी है रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज को जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रोटेशन की। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो रोटेशन क्या होता है? देखिए जो ग्लोब होता है, जो ग्लोब के बीचों बीच इस प्रकार से एक टिल्टेड मैनर में एक्सिस होता है, जिसकी बात इसके पहले लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लोब होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा अर्थ एक ग्लोब है, वो क्या करता है, उसका जो एक्सिस है उसके अराउंड वेस्ट टू ईस्ट इस दिशा में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इस प्रकार की जो गति होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रोटेशन। तो यहाँ पर हमने रोटेशन को समझा। अब यहाँ पर हम रिवॉल्यूशन किसे कहेंगे या रिवॉल्यूशन किस प्रकार की गति होती है, उसको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। देखिए जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है और सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, मतलब एक फिक्स्ड पथ में क्या करती है, हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है। जो इस प्रकार की जो गति होती है तो उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन। जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है या सन के अराउंड फेरे लगाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हम किसे कहेंगे? द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। यहाँ पे ये नीचे जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, वहां से आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कौन सी रेखा है? वो एक ऐसी रेखा है जो डे को नाइट से, मतलब दिन को रात से अलग करती है। यहाँ पे हमें हमारा सन नजर आ रहा है और यहाँ पे हमें हमारी अर्थ या पृथ्वी नजर आ रही है। तो यहाँ पे सन के साइड में जो अर्थ का जो एरिया हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये है हमारा डे, ये है हमारे दिन का समय, और दूसरी साइड हमें रात नजर आ रही है। यहाँ पे डे और नाइट को डिवाइड करती हुई ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, तो ये क्या है, इट इज आवर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसने क्या किया है, जो हमारी अर्थ है उसको इक्वली दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। पिछले कुछ वीडियो में हम बात कर चुके थे, इक्वेटर भी क्या करता है, जो हमारा अर्थ है उसको भी इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो लाइन है जो दिन को रात से अलग करती है। और दूसरा सेंटेंस ये कहता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। मतलब यहाँ पे जो हमारा अर्थ का एक्सिस है और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, वो दोनों एक साथ ही हमें देखने को नहीं मिलते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जो हमारे अर्थ एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा तिरछा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण दोनों एक साथ या कोइंसाइड होते हुए हम देख नहीं सकते। तो चलिए दूसरी तरफ हम बात करते हैं ऑर्बिट प्लेन की। तो ऑर्बिट प्लेन क्या है? द प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिट प्लेन। जो प्लेन ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, हम ऑर्बिट प्लेन कहेंगे। चलिए फिर से एक नीचे पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो अर्थ के बीचों बीच हमें डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये हमारा इक्वेटर है, हम सभी जानते हैं। और ये जो तिरछी रेखा है जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल से होके गुजर रही है, ये क्या है, इट इज आवर अर्थ एक्सिस, ये हमारे अर्थ का
एक्सिस है और ये 90 डिग्री की एक डॉटेड लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। देखिए, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारा अर्थ का एक्सिस है वो कितना हमें तिरछा देखने को मिलता है, वो कितना टिल्टेड है, तो उसका आपका आंसर होगा 23.5 डिग्री। यही पे दूसरा क्वेश्चन बनता है, जो हमारा अर्थ का एक्सिस है और जो हमारा इक्वेटर है, इन दोनों के बीच में हमें क्या एंगल देखने को मिलता है, तो उसका आंसर है 66.5 डिग्री एंगल हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको वहां पे आंसर करना आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे हम बात करेंगे अर्थ की, आगे हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी की। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट one rotation around its axis. This is the daily motion of the earth. It takes almost 365 days or 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of the convenience. देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे अर्थ की जो रोटेशन है, जो कि हमें उसके एक्सिस के अराउंड होती है, उसे पूरा करने में हमारी अर्थ कितना समय लेती है, वो है 24 आवर्स। मतलब 24 घंटों में हमारी अर्थ क्या करती है, जो उसका एक्सिस है उसके अराउंड एक सर्कल पूरा करती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रोटेशन। ये होगा हमारा रोटेशन, या इसे हम डेली मोशन भी कह सकते हैं। तो दूसरी गति है रिवॉल्व। रिवॉल्व किस प्रकार से होता है, हमने बात कर चुके हैं। सन के अराउंड जब अर्थ एक पर्टिकुलर पथ में रिवॉल्व करती है तो वो होगा रिवॉल्यूशन। और ये जो रिवॉल्यूशन पीरियड है, अर्थ इसे पूरा करने के लिए कितना समय लेती है, वो है 365 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4 डेज। मतलब 365 डेज एंड 6 4 का समय क्या लेती है, अर्थ एक साल या सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन का पीरियड पूरा करने में लेती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो 6 आवर का जो समय है फॉर द कन्वीनियंस हमने क्या किया है, उसको हम इन द ईयर में नहीं लेते। तो जो हमारा ईयर है वो हम 365 डेज का ही लेते हैं। जो अधिक में जो 6 घंटे का समय आता है उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे यहाँ लीप ईयर का एक कंसेप्ट है, उसको जरा यहाँ पर हम देखते हैं। 6 आवर सेव एवरी ईयर टू एडेड टू मेक 1 डे 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of the February. Thus, every 4th year, February is 29 days instead of 28 days. Such a year with the 366 days is called the leap year. देखिए, जो हमारा अर्थ है उसका एक साल कितने दिनों का होता है, तो वो लिया है हमने 365 डेज। लेकिन असल में ये जो साल होता है 365 डेज का ना होकर 365 डेज प्लस 6 आवर का हमें देखने को मिलता है। ये जो 6 आवर होते हैं उनको ऐड करने के लिए हमने ये लीप ईयर का कंसेप्ट लिया है। अगर ये जो 6 आवर है इनको हम 4 बार ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब क्या होता है, एक दिन। तो ये जो बचा हुआ एक दिन है उसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, फरवरी का जो महीना होता है जो कि 28 का होता है, तो 4 साल बाद उसे हम 29 डेज का फरवरी का महीना लेते हैं और वो जो साल होता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं, जो कि 366 डेज का हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बात की लीप ईयर की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है उसका जो मोशन है उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिणाम हमारे अर्थ पे देखने को मिलते हैं उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग, एटम सीजन। Season changes due to the changes in the position of the earth around the sun. तो देखिए, जो हमारा अर्थ है उसका जो ईयर है उसको हमने किस में डिवाइड किया है, कुछ सीजन्स में उसको डिवाइड किया है, जिनमें एक है समर, दूसरा है विंटर स्प्रिंग और तीसरा है एटम सीजन। अब ये जो सीजन में जो चेंजेस आते हैं उसका रीजन क्या है, जो हमारी अर्थ है जो सन के अराउंड इस प्रकार से रिवॉल्व करती है
उसके कारण हमारे अर्थ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट मौसम देखने को मिलते हैं। जो हमारे अर्थ पे हमें भिन्न भिन्न सीजन देखने को मिलते हैं, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन कौन सी गति है? तो उसका रीजन है रिवॉल्यूशन। जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उस गति के कारण हमें हमारे अर्थ पे क्या देखने को मिलता है? हमें हमारे अर्थ पे सीजन देखने को मिलते हैं। उसी समय हमें हमारे अर्थ पे डे और नाइट ये भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो डे और नाइट जो चेंजेस होते हैं, उसका रीजन क्या है? जब अर्थ उसका जो एक्सिस है उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है? डे और नाइट ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो डे और नाइट चेंजेस हमें किसके परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं? तो वो है रोटेशन। जब अर्थ क्या करती है, उसका जो एक्सिस है उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, तो उस समय हमें डे और नाइट ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम सीजन की बात करें तो वो हो गए चेंजेस रिवॉल्यूशन की वजह से, और डे और नाइट ये जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे अर्थ के रोटेशन की वजह से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्दर्न सोलस्टिस की। देखिए, सोलस्टिस को पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जो हमारा सन है, सन क्या करता है? एक प्रकार की मूवमेंट करता है। अगर इन रियल वे में देखें तो सन हमें कोई भी मूवमेंट करता हुआ हम नहीं देखते, लेकिन जो अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसी समय वो क्या करती है? अपनी जो पोजीशन है उनको चेंज करती भी हम देख सकते हैं। उसके कारण क्या होता है? सन की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, और उसी प्रकार की जो मूवमेंट होती है उसे कहा जाता है सोल्स्टिस। तो इसकी इन डिटेल में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए नॉर्दर्न सोल्स्टिस को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ऑन 21st June, northern hemisphere is tilted toward the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The area near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined toward the sun, and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. The longest day and shortest night at this place occur 21st June. This position of the earth is called summer solstice. तो चलिए यहाँ पर हम नॉर्दर्न सोल्स्टिस को इन डिटेल में इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहले हम जो हमारा अर्थ है उसका पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरी तरफ हमारे सन का पोजीशन आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई गई है, इट इज आवर एक्सिस ऑफ आवर अर्थ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 21 जून की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को एज अ एग्जांपल लेंगे। एज अ 21 जून को हमें किस प्रकार से हमारे अर्थ पे चेंजेस या किस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है, उस चीज की यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, ये जो पूरा का पूरा पिक्चर है वो 21 जून के आधार पे बनाया गया है। अब 21 जून को क्या होगा? अर्थ की जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? 21 जून को जो ये नॉर्थ का जो पोल है, इस एरिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इस एरिया में हमें सन की रोशनी देखने को मिलती है। तो इस एरिया में क्या होगा? लगभग 6 मंथ हमें क्या देखने को मिलेगा? डे देखने को मिलेगा। ऑन 21 जून नॉर्दर्न पोल का जो रीजन है हमें 6 मंथ तक वहां पे डे देखने को मिलेगा। उसी समय जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहां पे सन की जो रोशनी है काफी अधिक मात्रा में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसी कारण इस एरिया में हमें क्या देखने को मिलेगा? उसी कारण इस एरिया में हमें समर सीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ये हमारे अर्थ की इक्वेटर की लाइन देख रहे हो, और यहीं पे कहीं पे हमारे अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखने को मिलेगा। तो सन की पोजीशन एग्जैक्टली ओवरहेड आपको यहाँ पे ऑन 21 जून को यहाँ पे देखने को मिलेगी, और यहाँ पे कहीं पे आएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन। तो देखिए इन जनरल में सन की जो पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है, ऑन दी इक्वेटर पे होती है, लेकिन 21 जून को सन की पोजीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके कारण नदर्न हेमिस्फीयर में हमें समर देखने को मिलता है। और 21 जून एक ऐसा डे होता है जहां पे अगर नदर्न हेमिस्फीयर की हम बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पे हमें दिन देखने को मिलता है और सबसे छोटी रात इसी दिन हमें यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। उसका पूरा का पूरा अपोजिट हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी रात देखने को मिलेगी ऑन 21 जून और यहाँ पे हमें सबसे छोटा दिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी समय जो साउथ का जो ये पोल वाला एरिया है यहाँ पे 6 मंथ तक लगभग हमें नाइट देखने को मिलेगी। यहाँ 6 मंथ तक अंधेरा हमें देखने को मिलेगा। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून के अराउंड हमें समर देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली साउथ के एरिया में हमें क्या देखने को मिलेगा, साउथ के एरिया में हमें विंटर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, नदर्न सोल्स्टिस हमें देखने को मिलता है। नदर्न सोल्स्टिस कुछ ना होकर आपको सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो सन की जो किरणें हैं, सन की जो पोजीशन है वो ज्यादातर नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है और सन की पोजीशन हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एग्जैक्टली ऑन 21 जून पे देखने को मिलती है, जिसके कारण जो डे का जो पूरा फेनोमेना है या लाइट का पूरा फेनोमेना है वो हमें नदर्न हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बात की नदर्न सोल्स्टिस की, अब यहाँ पर हम बात करेंगे साउथ सोल्स्टिस की। ऑन द 22nd December the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the south pole tilted towards it. A large portion of the southern hemisphere get light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with the larger day and shorter night. देखिए उसी चीज को हमने क्या किया है, फिर से रिवाइज किया है और उसी चीज के विरुद्ध जिसकी हमने बात की थी 21 जून के दिन। अब यहाँ पे क्या होता है, 22 का जो दिसंबर का जो महीना होता है वहां पे क्या होता है, सन की जो रेज होती है या जो रोशनी होती है वो ज्यादातर हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, वो ज्यादातर हमें साउथ के रीजन में देखने को मिलती है, साउथ के पोलर के रीजन में हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे सबसे बड़ा डे हमें देखने को मिलते हैं और सबसे छोटी रात हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। उसके अपोजिट सबसे बड़ी रात हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, सबसे बड़ी रात हमें नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगी। उसी समय सबसे छोटा दिन भी हमें नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। उसी समय 21 दिसंबर को हमें नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन देखने को मिलेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में हमें समर का सीजन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो सोल्स्टिस है ये इस प्रकार से क्या करता है, सीजन में चेंजेस लाने का काम करता है। इस आकृति से आप काफी अच्छी तरह से ये नदर्न सोल्स्टिस और ये सदर्न सोल्स्टिस इसको आप समझ पाओगे। आपको क्या करना है, खाली फोकस देकर ये जो फिगर है जिसको हम फिगर आउट करने जा रहे हैं आपको उसको देखना और समझना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 जून की जो पोजीशन हमारे अर्थ की है वहां से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पे 21 जून को सन की जो किरणें हैं सीधे तौर पे नॉर्थ पोल के रीजन में आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसके ऊपर सन ओवरहेड हमें देखने को मिलता है। अब 21 जून को क्या होगा, जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे हमें समर देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात यहाँ पे हमें नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगी ऑन 21 जून। अब जैसे जैसे हम समय आगे जाता है 23 सितंबर की यहाँ पर हम बात करेंगे। जून के बाद जो सितंबर आता है और उसमें 23 सितंबर की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है इसको जरा मैं आपको एक लाइन के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए रात और जो दिन होता है वो एग्जैक्टली 12 आवर्स का होता है। मतलब इक्विनॉक्स से दिन क्या होता है, जो सन की जो पोजीशन होते हैं एग्जैक्टली ओवरहेड ऑफ द
इक्वेटर हमें देखने को मिलती है और उस तरह की जो पोजीशन होती है उसे कहा जाता है इक्वेनॉक्स। तो 23 सितंबर को हमें स्प्रिंग इक्वेनॉक्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पे स्प्रिंग इक्वेनॉक्स में क्या होगा, सन की जो पोजीशन है ओवरहेड ऑफ द इक्वेटर हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे 12 घंटों की रात और 12 घंटे का दिन हमें देखने को मिलता है। अब 23 सितंबर के बाद हम आएंगे 22 दिसंबर, इस तारीख पे यहाँ पे आएंगे जहां पे हमें देखने को मिलता है साउथ सोल्स्टिस। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे जो हमारा अर्थ है उसका जो सदर्न पोल है, उसका जो साउथ का पोल है, वहां पे अर्थ पे रोशनी हमें देखने को मिल रही है। इस समय क्या होगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात देखने को मिलेगी। उसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में हमें समर भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें 22 दिसंबर को देखने को मिलेगी। उसके बाद 21 मार्च की यहाँ पर बात करेंगे। 21 मार्च को फिर से एक इक्वेनॉक्स हमको देखने को मिलेगा जो कि हमने पहले 23 सितंबर को देखा था। अब इसे हम कहेंगे स्प्रिंग इक्वेनॉक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही पोजीशन हमें देखने को मिलेगी। जो सन है उसकी जो पोजीशन है वो सीधे तौर पे यहाँ पे हमें इक्वेटर पे देखने को मिलेगी। फिर से यहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हमें देखने को मिलेगी। फिर से देखिए यहाँ पे एक दूसरी आकृति के माध्यम से मैं क्या करूंगा, आपको जो सन की जो मूवमेंट है उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और यहाँ से बीचों बीच से हमारे एक इक्वेटर की लाइन गुजरती है और यहाँ पे कहीं पे आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सन की मूवमेंट किस प्रकार से होती है इस चीज को जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे 21 जून से स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए सन की जो पोजीशन है 21 जून को यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर 21 जून को सन की पोजीशन ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे ज्यादा रोशनी होगी। ज्यादा रोशनी से मतलब है यहाँ पे दिन का समय होगा, दिन का समय से मतलब है यहाँ पे हमें समर देखने को मिलेगा ऑन 21 जून की। ये हमारी 21 जून की कंडीशन है। अब 21 जून के बाद क्या करेगा, सन अपनी मूवमेंट टूवर्ड द साउथ शुरू करेगा और ऑन 23 सितंबर को हमें सन की पोजीशन ऑन द इक्वेटर यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब सन की पोजीशन ऑन द इक्वेटर पे होगी तो क्या होगा, तो 12 घंटे का दिन और रात हमें देखने को मिलेगी। मतलब इक्वल डे और नाइट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। 23 सितंबर के बाद सन क्या करेगा, फिर से साउथ की तरफ अपनी मूवमेंट करेगा और 22 दिसंबर पे सन कहां पे देखने को मिलेगा, 22 दिसंबर पे सन हमें सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देखने को मिलेगा। जब 22 दिसंबर पे सन हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट गिरेगी। यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा सनलाइट गिरेगी तो इस एरिया में हमें समर देखने को मिलेगा। अब इस एरिया में हमें समर देखने को मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो डे की जो साइज होगी वो बड़ी होगी और यहाँ पे रात हमें छोटी देखने को मिलेगी। उसका पूरा अपोजिट अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी रात देखने को मिलेगी और सबसे छोटा दिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब हमें सदर्न हेमिस्फीयर में समर देखने को मिलेगा वही हमें नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये हो गई पोजीशन 22 दिसंबर की। अब 22 दिसंबर के बाद क्या करेगा, सन फिर से नॉर्थ की तरफ मूवमेंट शुरू करेगा और 21 मार्च को फिर से सन कहां पे देखने को मिलेगा, 21 मार्च को सन हमें इक्वेटर पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे कौन सी पोजीशन बनेगी, फिर यहाँ पे इक्वेनॉक्स की पोजीशन बनेगी जहां पे दिन और रात इक्वली डिवाइडेड हमें देखने को मिलेंगे। 21 मार्च के बाद फिर से सन क्या करेगा, टूवर्ड द नॉर्थ मूवमेंट अपनी शुरू करेगा और फिर से 21 जून की जो पोजीशन है वहां पे आता हुआ हम
देख सकते हो। तो इस प्रकार की जो सन है वो इस प्रकार से मूवमेंट करता है। अब यहाँ पे फिर से सन आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे समर होगा और यहाँ पे जो डे की साइज होगी वो काफी बड़ी हम देख सकते हो। तो इस प्रकार से इन डिटेल में हमने किसको समझा, जो सदर्न सोल्स्टिस है और जो नॉर्दर्न सोल्स्टिस है उसको हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। इक्विनॉक्स की भी इन डिटेल में हम बात कर चुके हैं। फिर से इन लाइंस को जरा एक बार हम पढ़ लेते हैं। On 21st March and 23rd September, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the pole is tilted toward the sun, so the whole earth experiences equal day and equal night. This is called an equinox. On 23rd September, it is autumn season in northern hemisphere and spring season in southern hemisphere. The opposite is the case of 21st March when it is spring in northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. इसी चीज को इन डिटेल में हम फिगर आउट कर चुके हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इन डिटेल में हमने जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी छठी क्लास की बुक है उसके तीसरे चैप्टर को यहाँ पे समझा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और आपके सुझाव या कोई भी प्रश्न हो उसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे आपसे जाते जाते यही कहना चाहूंगा, आपको क्या करना है, जो सिद्धू आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है। वहां पे हमने क्या दिया है, वहां पे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे हैं जो कि इस चैप्टर पे आधारित है। वहां से आप उन चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं।